तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। पिछले दिनों में जब से हमने सट्टा बाज़ार, मटका, गैम्बलिंग, जुआ, रेस कोर्स, उसकी बैटिंग, इस किस्म के सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे तो बार बार व्यूअर्स का एक सवाल आ रहा था कि अभी दिस इज़ द राइट टाइम टू डिस्कस पप्पू सावला। आपको मालूम है, पप्पू सावला आज के दिन में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सट्टे का बुक्की, हवाला ऑपरेटर, मटका ऑपरेटर, गैम्बलिंग का सरगना, इलीगल कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा दोषी और मनी लॉन्ड्रिंग और जिसको कहते हैं हम कि जो ब्लैक का पैसा इन सारे धंधों में से कमाया, उसको वाइट करके रियल एस्टेट में कैसे उस आदमी ने अपना पैसे का निवेश किया और उसके साथ साथ उसकी एक्सटॉर्शन के केसेस और उसके साथ पुलिस के साथ उसके रिश्तेदारों की मारा मारी, मर्डर केसेस में इन्वॉल्वमेंट, मतलब कोई ऐसा क्राइम नहीं है जो पिछले 20 सालों में जिसमें पप्पू सावला का नाम ना आया हो। इतने सारे केसेस रजिस्टर हुए, लेकिन वो हमेशा दूध से बाल की तरह बच के निकल जाता रहा। 20 साल कोई कम समय नहीं होता। कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, कितने पुलिस कमिश्नर आए, कितने गए, कितने होम मिनिस्टर आए, कितने गए, और कितने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे जिन लोगों ने इसके साथ मिली भगत करके इसके धंधे को आगे बढ़ाने का काम भी किया और अपने लिए पैसे कमाने का काम भी किया। जितने इसके ऊपर केसेस बनते गए, उतनी ही इसकी पुलिस वालों से साठ गांठ मजबूत होती गई। आप देखिए कि कोई किसी टाइम पे भी किसी बड़े आदमी के ऊपर इतने केसेस नहीं होते। आदमी कहीं ना कहीं गलती से एक आध केस पे फंस जाता है, उसमें बच भी जाता होगा, लेकिन बार बार उसी किस्म के केसेस में इन्वॉल्वमेंट होना और हर बार बचना, ये कोई एक जगह की नाकामी नहीं है। इसमें पुलिस की इसके ऊपर केस बनाने में जो तैयारी होती है उसकी नाकामी रहती है, फिर उन केसेस को कोर्ट में बड़े तरीके से पेश करने में नाकामी, और फिर हाई कोर्ट से अपने फेवर में जजमेंट ना लेने की नाकामी, और उसके बाद जब वो आदमी भगौड़ा हो जाता है तो उसको ना पकड़ने में नाकामी। मतलब ये कोई अजीब लगता है कि इस आदमी का इतना बड़ा एक असर रसूख और इतना बड़ा उस आदमी ने एक अपना सर्कल बना के रखा हुआ है जो हर मुश्किल के समय, हर घड़ी उसको निकाल के ले जाता है। तो कहीं ना कहीं ये उसके पैसे का कारण भी हो सकता है, या उसके रिलेशंस जो हैं सरकारी दरबारे, उनका असर भी हो सकता है। तो जहाँ वो इतना शातिर है कि कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ता, तो ये बहुत सी बातें देखनी पड़ेंगी। उसके पहले बहुत से हवाला ऑपरेटर आए, लेकिन वो पकड़े गए, उनका धंधा चौपट हुआ। जो लोग मटका चलाते थे मुंबई में, जितने मटका के किंग थे वो अभी 1-2 साल पहले सब एक एक करके मरे हैं, लेकिन उसके पहले उनका सबका धंधा बंद था, लेकिन इस शख्स का चलता था। और देखिए, उसके साथ साथ इसने कोई आज से 15 साल पहले रतन खत्री का बिजनेस भी टेक ओवर कर लिया। अरुण गवली ने उसमें भी दखल दिया, रतन खत्री को डराया धमकाया और उसको, पप्पू सावला को, अपना बिजनेस हैंड ओवर करने की हिदायत दी। मुझे याद है कि कुछ लोग उस समय भी जानकार थे,
क्राइम के ऑफिसर या धंधे के लोग, उनका कहना था कि 40 लाख रुपया महीने में रतन खत्री ने अपना धंधा इसके हवाले किया था। लेकिन उसके बाद जब रतन खत्री को लगा कि ये धंधा कुछ सौदा कुछ जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उसके बाद उसने बीच में कुछ लोग डाल के कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ, तू मैं भी हुई। उसके बाद लेटेस्ट जाके 1 करोड़ रुपया महीने का पप्पू सावला ने रतन खत्री को देने का प्रॉमिस किया। और अब ये पता नहीं कि वो आज उसके मरने के बाद उसके बेटे हैं जो आगे दो, राज और दूसरा, उनको कुछ पैसा मिल रहा है कि नहीं, या इसने रतन खत्री के मरने के बाद वो टेक ओवर कर लिया है, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसी तरह जो कल्याण जी भाई का भगत परिवार का जो धंधा था, वो भी इसने अपने भाई और अपने जो लोग थे, अपने इसके साथीदार, उनके थ्रू बेनामी कंट्रोल किया हुआ है। ये भी मटका के जानू लोग जो है वो कहते हैं। आज मुंबई में भले मटका ना लगता हो, लेकिन मुंबई के बाहर आप निकलिए, मुंबई के बाहर आप थाना में चले जाइए, मीरा रोड में चले जाइए, न्यू मुंबई चले जाइए, बेलापुर, पालघर, और उसके आगे नासिक, पूना, अमरावती, धुलिया, जलगांव, कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, सतारा, नागपुर, कहीं भी जाइए आपको ये मटका चलता हुआ मिलेगा। और वो मटका के 2 बड़े सरगना हैं आज के दिन में। एक तो जया, जो भगत की बीवी जो अभी ज़मानत पे है, जया छेड़ा, वो एक पार्ट्स में धंधा चला रही है। और दूसरे जितने मटके थे बाकी के, जनता मटका, कल्याण मटका, रतन मटका, मेन मटका, वर्ली मटका, वो सारे के सारे नामी बेनामी तरीके से पप्पू सावला और उसके एसोसिएट्स कंट्रोल कर रहे हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र ही नहीं, उसके साथ गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स में, इंदौर बहुत बड़ा सेंटर है मटके का। गोवा में अभी पिछले साल बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया सरकार ने मटका के खिलाफ, लेकिन आज के दिन भी गोवा में पप्पू सावला का मटका चलता है। तो देखिए, वो शख्स जो एक ज़माने में भगत के पहली बीवी के बड़े बेटे की डेथ में, जिसका वो एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, मर्डर हुआ था, उसमें पप्पू सावला का नाम आता है। लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल पप्पू सावला उसमें से बरी हो जाता है। उसके बाद अरुण गवली के खिलाफ सबसे बड़ा केस जो उस समय मुंबई के पुलिस ऑफिसर राकेश मारिया ने इन्वेस्टिगेट किया, और अरुण गवली को ज़िंदगी में पहली बार ताउम्र की उम्र कैद हुई। वो जो मर्डर केस था शिवसेना के कारपोरेटर जमसंदेकर का, उसमें भी पप्पू सावला वाज वन ऑफ द एक्यूज्ड। और देखिए कि उसमें मैक्सिमम लोगों को सज़ा हुई, इंक्लूडिंग अरुण गवली। वो आज तक जेल की सलाखों के पीछे है उस मर्डर की वजह से, लेकिन पप्पू सावला उस केस में भी बरी होके आराम से बाहर घूम रहा है। उसी तरह 3 साल पहले एक बोरीवली के बहुत बड़े व्यापारी ने पप्पू सावला और इसके खासुल खास दवे के खिलाफ एक 33 करोड़ रुपीस का एक्सटॉर्शन की शिकायत की। उस केस में पप्पू सावला अरेस्ट होता है, दवे अरेस्ट होता है, लेकिन उस केस में भी इसकी ज़मानत हो जाती है। अब मुझे बताइए, 33 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। इतनी बड़ी फिरौती की रकम मांगने वाला इंसान, अगर उसको आसानी से ज़मानत मिल जाती है
तो इसको आप क्या कहोगे? क्या पुलिस अपना केस इतना मजबूत नहीं बना सकती थी? ये तो ऐसा केस था कि उसकी कोर्ट का फैसला आने तक जमानत होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन इस बंदे की उसमें भी जमानत हो जाती है। उसके अलावा म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ जो हैं, मतलब पिछले 20 साल में इस शख्स ने कोई 7-8 बड़ी बड़ी मॉल्स डेवलप की बोरीवली और उसके आगे इलाकों में, और मलाड बोरीवली इस किस्म के इलाकों में जहाँ पे काफ़ी पॉपुलेशन जो पिछले दिनों में बहुत बढ़ रही है, नए एरियाज डेवलप हुए, नई कॉलोनीज आई, नए बिजनेस सेंटर बने, वहाँ पे इस आदमी ने बड़े लेवल पे कंस्ट्रक्शन का काम किया। और आज के दिन में कहते हैं कि उस शख्स ने 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनाई हुई है। और 20 साल में जो आदमी 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी जो नज़र आती है, जो अदृश्य है, अधिक है, उसका कोई पता नहीं, वो कोई 3-4 हज़ार करोड़ की और भी हो सकती है, लेकिन वो किसी डमी लोगों के नाम पे, बेनामी लोगों के नाम पे, दूर के रिश्तेदारों के नाम पे, कुछ दूर दराडे के इलाकों में जहाँ पे अभी तक अथॉरिटीज़ की निगाह नहीं गई है, नज़र नहीं पड़ी है। तो इस तरीके से 20 साल में एक मटका चलाने वाला, एक सट्टा चलाने वाला आदमी अगर 2000 करोड़ रुपया पुलिस की नाक के तले, इनकम टैक्स की नज़रों के नीचे, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की निगाह के नीचे और बाकी एजेंसीज के देखते हुए कमा रहा है, तो इसको आप किसका फेलियर कहोगे? कानून का, सिस्टम का, या ओवरऑल नेग्लिजेंस आप कहोगे? कि इसको मतलब ऐसे लगता है कि इस शख्स को खुली छुट्टी दे दी गई कि तुम जो करना चाहते हो करो, हमें हमारा हिस्सा देते रहो, हम आपको नहीं पूछेंगे, नहीं रोकेंगे। और मुझे कुछ शख्स बता दीजिए हिंदुस्तान में ऐसा जिसने इतना ब्लैटेंटली इतने सालों में इतनी प्रॉपर्टी बनाई हो और पकड़ा ना गया हो। कभी किसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कोई डिमोलिशन नोटिस इसके खिलाफ नहीं निकलता। जो लोगों ने मकान खरीदे उसमें जो हेरा फेरियाँ हुई, उन लोगों की कंप्लेंट्स के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। और ये शख्स अपने जो इसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो आदमी मुंबई के बाहर स्लोली करते करते इस आदमी ने बहुत बड़ा अपना जुगाड़ कोल्हापुर में बनाया, गुजरात के भुज में बनाया, अहमदाबाद में बनाया, और इन लोगों से अपने आदमियों के थ्रू वो आदमी मटका का, हवाला का, सट्टा का, एक्सटॉर्शन का धंधा आज तक कर रहा है। और मज़ेदार बात जो मुझे सबसे अजीब लगती है कि इतना कुछ होने के बाद इतना मजबूत केस नहीं बन सका और पुलिस एक अजीब किस्म का एक्शन उस शख्स पे लेती है। महाराष्ट्र में एक किस्म की सज़ा होती है कि आदमी को तड़ी पार कर दिया जाता है मुंबई की लिमिट्स के बाहर। 2 साल के लिए आप मुंबई में एंटर नहीं कर सकते। अरे भाई, ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून है। वो ज़माना था जब कोई टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, चिट्ठी पत्री कभी कभार आती थी, शहरों में एक शहर से दूसरे शहर जाने के रास्ते कम हुआ करते थे। तो उस समय ज़माने में नामचीन बदमाशों को, न्यूसेंस वैल्यू वाले लोगों को अंग्रेज़ लोग तड़ी पार कर देते थे, अपने हलके से बाहर कर देते थे, ताकि वो यहाँ पे रहते हुए अपनी सुपरवाइजिंग के नीचे कोई एक्टिविटीज़ ना कर सके और अपने लोगों से किसी किस्म के ताल्लुकात ना रख सके। आज के टाइम पे मुझे बताइए, आप सोच के, आप सब अच्छे पढ़े लिखे सियाने लोग हो, आज के दिन में क्या तड़ी पार
एक्शन का कोई माना है? हर शख्स के पास मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, ईमेल है, सोशल मीडिया है, और टीवी है, रेडियो है। आप किसी तरीके से भी अपना मैसेज, इंस्ट्रक्शन, अपने जो भी आपने कुछ सलाह मशवरा देना है वो आपको देने के सैकड़ों तरीके हैं आज के दिन में। तो कहाँ माना रह जाता है तड़ी पार करने का? आपने पप्पू सावला को मुंबई से तड़ी पार किया, वो आदमी गोवा में बैठ के मोबाइल पे सब कंट्रोल करेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सब कंट्रोल कर लेगा। क्या फ़ायदा हुआ उसको तड़ी पार करने का? ये एक दिखावा है जो लोगों को दिखाया जाता है कि देखिए हम पप्पू सावला के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। ये एक नई किस्म की सिस्टमेटिक एक्सटॉर्शन है। वही काम जो पप्पू सावला दूसरे लोगों के साथ करता है, उसी किस्म का काम जो सिस्टम है वो पप्पू सावला के साथ कर रहा है। उससे लगातार पैसे वसूले जाते हैं कि हम तेरी ये मदद करेंगे, तू इतना पैसा हमें दे दे। तो डिफरेंट एजेंसीज़ के जो करप्ट लोग हैं, जिनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट बन चुका है पप्पू सावला से कमाई करने का इतने सालों में, वो सबका तंत्र मंत्र जो है वो इसकी हर मूवमेंट पे, हर घड़ी पे इसकी हेल्प करता आ रहा है। लेकिन कोई भी ठोस एक्शन इस शख्स के साथ नहीं होता। जैसे ही मुंबई में प्रेशर बढ़ा तो इस शख्स ने कोल्हापुर में अड्डा लगाया। कोल्हापुर में इसका खास आदमी एक था, उसका नाम था सलीम मुल्ला, उसकी बीवी अशरफी मुल्ला समथिंग उसका नाम। वो बहुत बड़े लेवल पे सट्टा ऑपरेट करते थे कोल्हापुर में। आपको शायद मालूम नहीं होगा, कोल्हापुर हिंदुस्तान के जो 3-4 सबसे बड़े सेंटर के केंद्र हैं उनमें से एक कोल्हापुर है, दूसरा इंदौर है, तीसरा दिल्ली है, और मुंबई तो है ही है। अहमदाबाद काफ़ी पीछे आता है। कलकत्ता बहुत बड़ा सेंटर है सट्टे का। तो जो सिटीज़ किसी ना किसी होलसेल मार्केट से ताल्लुक़ रखती है, उस शहर में सट्टा लगना ही लगना है। और सट्टे का होलसेल मार्केट के अलावा जो पॉलिटिक्स मैंने बताया था 3-4 एपिसोड पहले, राजनीति पे सट्टा बहुत लगता है। आज ही सुबह मेरे दोस्तों ने मुंबई से पंजाब की इलेक्शन का सट्टा भेजा है। उस सट्टे में ये बताया गया है कि पंजाब में आने वाली इलेक्शन जो 14 तारीख को ख़त्म हो 14 तारीख को शुरू होगी और अगले महीने की 10 तारीख को रिज़ल्ट आएगा, उसमें आपको और कांग्रेस को बराबर की सीटें मिलेंगी। 40 के करीब सीटें आप पार्टी को मिलेंगी और 40 के करीब कांग्रेस को मिलेंगी। उसके बाद खरीदो फरोख्त का काम शुरू होगा। जो पार्टी 15-20 MLA और जोड़ सकी अपने साथ, वो तेकड़मबाजी करके सरकार बनाएगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात वो है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। उस सट्टे में ये कहा गया, ये खाली पंजाब का नहीं, उत्तर प्रदेश का भी भेजा है उन्होंने। उत्तर प्रदेश में पप्पू सावला के सट्टा बाज़ार ने ये डिक्लेयर किया है कोल्हापुर से कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी सरकार बचा लेगी, लेकिन मेजॉरिटी से 10-12 सीट ज़्यादा मिलेगी। अभी जो बहुत ज़्यादा सीटें ऐसी नहीं रहेगी, जो हाफ पे मार्क होता है उससे 10-12 सीटें ज़्यादा रख के बीजेपी अपनी सरकार रिटेन रख सकती है यूपी में। तो इसी तरह कुछ कयास उन्होंने उत्तराखंड के लगाए और मिज़ोरम के लगाए, गोवा के लगाए। और जो देखिए अमाउंट सट्टा बाज़ार के सोर्सेज के मुताबिक ये आने वाली 5 इलेक्शंस में 1500 करोड़ रुपए का सट्टा लगा हुआ है। 1500 करोड़ का सट्टा। उसका मतलब ये है कि बहुत से लोगों ने बेट लगाई हुई है कि अगर पंजाब में
कांग्रेस की 50 सीट आती है तो मेरा 2 रुपया लगा हुआ है, किसी का 4 लगा है, किसी का 10 लगा है। ऐसे करते करते देखिए कितने लोगों ने इस इलेक्शन के आउटकम पे सट्टा लगाया हुआ है और उसका 1500 नहीं 15,000 करोड़, 1500 नहीं, I'm सॉरी, 15,000 करोड़ रुपए का सट्टा लगा हुआ है ये 5 राज्यों की इलेक्शन पे, जो आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि पप्पू सावला जैसा आदमी जो सिर्फ इलेक्शंस, ये 5 राज्यों की इलेक्शन, उसमें 15,000 करोड़ रुपए का सट्टा ऑपरेट कर रहा है, उसमें कितने बचाएगा कितने कमाएगा ये खुदा जाने जब वो जाने। तो इस तरीके से इतना बड़ा आदमी, इसलिए उसको पकड़ना शायद एजेंसीज जितनी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो पकड़ना नहीं चाहते। वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मारना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि मुर्गी आज़ाद रहे, अंडे देती रहे और हमें उसका कमाई का हिस्सा मिलता रहे। और ये पप्पू सावला आने वाले दिनों में अब वो भागा हुआ है, उसकी परिवार के सब लोग या तो अंदर हैं या भागे हुए हैं। उसका छोटा भाई मकोका के नीचे येरवड़ा जेल में है, उसका बेटा विरल शाह मकोका के नीचे येरवड़ा जेल में है, उसका खास आदमी दवे वो अंडर डिटेंशन है, और एक आदमी ये खाली कानून के हाथों से भागा हुआ है। और ये एक्शन भी क्यों हुआ, मैं जिस वो सलीम मुल्ला की बात कर रहा था कोल्हापुर के, उसके अड्डे पे लोकल पुलिस रेड मारती है, सट्टे के अड्डे पे, मटके के अड्डे पे, और वहाँ पे एक नई IPS ऑफिसर आती है जो अंडर ट्रेनिंग एज डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रेनिंग ले रही होती है, प्रेरणा कट्टे। ये लोग उस लेडी ऑफिसर के ऊपर अटैक करते हैं। सलीम मुल्ला की बीवी औरत होते हुए उस औरत ऑफिसर पे अटैक करती है, उनको चोट पहुंचाई जाती है और उसके बाद पुलिस का एक्शन शुरू होता है। कितनी अजीब बात है कि अगर वो लोग पुलिस पे अटैक नहीं करते तो शायद इनके ऊपर एक्शन इतना बड़ा नहीं होता। और उसके बाद सैकड़ों वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं जो कहीं ना कहीं कोई उनको फाइनेंस कर रहा है, और पप्पू सावला के लोग ही करते होंगे और किसी ने क्या लेना है, जिनमें ये कहा जाता है कि पप्पू सावला और उसकी फैमिली बेगुनाह है, उनको बिना मतलब तंग किया जाता है, उनकी एक एक मिनट की जानकारी जो है जेल की वो वीडियोस में दिखाई जा रही है जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि आज उसका बेटा उठा, उसने क्या किया, उसको पुलिस वालों ने कितनी गालियां दी, उसके पुलिस वालों ने उसके खाने में कितना नमक डाला। मतलब इस किस्म से एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि एक बहुत ही शरीफ, नहायत शरीफ फैमिली को पुलिस वाले और सिस्टम तंग कर रहा है। तो देखिए ये कहानी थी पप्पू सावला की। आने वाले दिनों में देखेंगे वो कब, अब तक वो भगौड़ा है, बाकी सब पकड़े गए। अब अगर एक शख्स को हमारी एजेंसीज मिलके नहीं ढूंढ सकती, नहीं पकड़ सकती, तो इसमें कसूर किसका है वो आपको मालूम है। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।